So let us discuss division and distribution of identical objects. आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स से ग्रुप बनाना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है इसको। तो पहले देखते हैं आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। दो तरह की चीज़ें होती हैं आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में। लाइक कुछ चीज़ें ऑब्वियस है, वो बताया नहीं जाएगा कि वो आइडेंटिकल है कि नहीं है। कुछ चीज़ों में बताना पड़ेगा, लाइक लेट्स से वॉल्स में बताना पड़ेगा कि ये डिफरेंट है कि आइडेंटिकल है। ठीक है, अच्छा नहीं बताया गया है तो डिफरेंट मान के चलना है। ऑब्जेक्ट्स बोला गया है, ऑब्जेक्ट्स का नाम पता नहीं क्या है, तो वो भी बताना चाहिए एग्जामिनर को कि डिफरेंट है कि आइडेंटिकल है। नहीं बोला गया है तो आइडेंटिकल है। ठीक है, अब ऐसी चीज़ें जो आइडेंटिकल होती हैं, इस बात को ध्यान समझना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहला एग्जाम्पल, सबसे इजी एग्जाम्पल होता है 500 रुपीज़ के जितने भी नोट हैं, ऑल आर आइडेंटिकल। लाइक अगर कुछ भी लेने जा रहे हैं तो यहाँ पे ये डिपेंड करेगा आइडेंटिकल चीज़ों में, हाउ मेनी, कितने। आइडेंटिकल चीज़ों की क्या प्रॉपर्टी होगी कि डिपेंड करेगा कि कितने मिले तुम्हें, कौन सा मिला ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो क्या इंपॉर्टेंट होता है आइडेंटिकल में? कितने, कौन सा मिला, कौन इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, सेकेंड थिंग, फॉर एग्जाम्पल जितने भी एक काइंड के फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं, ऑल एप्पल्स इन द वर्ल्ड आर आइडेंटिकल। ये नहीं गिवन होगा, ये हमें समझना होगा कि आइडेंटिकल होते हैं। ऑल एप्पल्स, ऑल पोटैटोज, ऑल टमाटोज, एक काइंड के जितने भी वेजिटेबल या फ्रूट्स हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। थर्ड एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल कोई कैसा एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट्स से स्कूल में 15 अगस्त या 26 जनवरी को लड्डू डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो इमेजिन करो, यहाँ कोई मैथ्स नहीं है, इमेजिन करो सारे लड्डू आइडेंटिकल हो गए, तो वहाँ पे मैटर ये करता है। वैसे तो बाय द वे एक ही एक मिलता है, मान लो किसी का कुछ है जुगाड़, उसको 3 मिल गए और एक स्टूडेंट को 1 मिला, तो डिफरेंस समझ रहे हो ना। इसी में ही काफ़ी फन हो जाता था स्कूल टाइमिंग में। तो यहाँ पे आइडेंटिकल चीज़ों में सिर्फ मैटर क्या करेगा, कितने मिले। नेक्स्ट और एक पार्ट देखते हैं, मार्क्स। मार्क्स भी जैसे इमेजिन करो, लाइक मान लो क्लास 12th में हमें 80% मार्क्स चाहिए, तो फिर मैटर नहीं करता कि मैथ्स का फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था कि नहीं करा था। मैथ्स में हमारे 90 मार्क्स आ गए, अब पहला करा था कि नहीं करा था ये मैटर नहीं करता। ओवरऑल हमारे 80%, 90%, 95% मार्क्स होने चाहिए। सेकेंड थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स विच डिस्ट्रीब्यूटेड among beggars। तो बेगर्स को भी जो चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करी जाती हैं, जैसे मान लो ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूट करने गए, तो दीज आर आइडेंटिकल थिंग्स, वो आइडेंटिकल होती हैं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें मैथ्स कहीं नहीं लगानी, खुद सोचना है कि कहाँ पे सिर्फ नंबर मैटर करेगा और कहाँ पे कौन सी चीज़ है वो मैटर करेगी। एक एग्जाम्पल देखते हैं इसके लिए, जैसे ये चीज़ बेस्ट समझ में आती है रुपीज़ में। लाइक we have 4 notes, 4 currencies of 500 रुपीज़। ठीक है, 500 रुपीज़ के 4 नोट हैं हमारे पास और इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 फ्रेंड्स में। मान लो फ्रेंड्स हैं विशेष, शिल्पी एंड ट्विंकल, कोई भी नाम ले सकते हैं। हाँ, ऑब्वियसली जिसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है वो सारे डिफरेंट हैं, ये डिफरेंट है। और बाय द वे जब हम इस जो भी प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं उसको बोलते हैं मल्टीनोमियल थ्योरम।
यहाँ पे चीज़ें अपने आप ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, मतलब जब हम इसको काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे देखेंगे वो अपने आप ऑर्डर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ठीक है, 4 लोग में डिस्ट्रीब्यूट करना है इन एनी वे, मतलब हम कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मतलब किसी को कुछ मिले ना मिले ये चलेगा। तो एक फ्रेंड हो गया विशेष, एक शिल्पी एंड ट्विंकल। ठीक है, तो ऐसे ही काउंटिंग करते देखते हैं। पहले हमने क्या करा, विशेष को 0 दिया, 0 नोट दिए, शिल्पी को 0 नोट दिए और ट्विंकल को 4 दिए। तो इमेजिन करो, उसको फील करो, ट्विंकल तो खुश हो जाएंगे लेकिन शिल्पी एंड विशेष विल गेट इरिटेटेड। देन सीक्वेंस वाइज करते जा रहे हैं। विशेष को 0, शिल्पी को 1 एंड 3 टू ट्विंकल। ठीक है, शिल्पी का भी थोड़ा ठीक है लेकिन अभी भी विशेष के बारे में सोच सकते हो। देन 0, देन 2, देन 2। तो यहाँ पे सिर्फ मैटर क्या कर रहा है, मैटर कर रहा है कि कितने मिल रहे हैं, 0 4 0। ठीक है, इस तरह से काउंटिंग करी जा सकती है लेकिन ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। अभी तो चलो 4 नोट्स हैं, अगर ये 40 नोट्स हो जाएंगे तो इम्पॉसिबल काउंटिंग है। इवन 4 नोट्स में भी काउंटिंग प्रैक्टिकल नहीं है। इधर से हमने 1 बढ़ाया, इसको 3 दिए, यहाँ 0, दिस इज 2, दिस इज 2, दिस इज 0, this is 3, this is 1, this is 0, this is 4, this is 0, this is 0 and so on। इस तरह से काउंटिंग करी जाएगी। तो ये बेसिकली टोटल काउंट करके देख सकते हो, ये 15 वेज आते हैं। इस तरह से पूरा बना लेते हैं तो 15 वेज आते हैं। अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, इस तरह सॉल्व करते हैं। लेट्स से विशेष को हमने x नोट दिए, शिल्पी को y नोट दिए एंड ट्विंकल को z नोट दिए। तो ओवरऑल हमें अपने पास कुछ नहीं रखना है, x प्लस वाई प्लस जेड मस्ट बी इक्वल टू 4। और यहाँ पे जो वेरिएबल है इनकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी डिफाइन होनी चाहिए। मैक्सिमम किसी को 4 दे सकते हैं, मिनिमम किसी को 0 दे सकते हैं। ओके, तो बेसिकली इस इक्वेशन के नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव मतलब 0 अलाउड है। नॉन नेगेटिव नंबर में क्या होता है, 0 अलाउड होता है। इंटीग्रल सॉल्यूशन विल बी 15 आ रहे हैं। इस तरह से मैनुअली हमने कैलकुलेट करा। अब इसको हम मैथमेटिकली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से मैथमेटिकली सॉल्व होता है। तो देखो, इस तरह के भी क्वेश्चन बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल, सॉल्व x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4 where x y z are non-negative integer, या हम बोल सकते हैं x y z are whole number। इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं और लोगों को लगता है सॉल्व नहीं हो पाएगा बिकॉज यहाँ 3 अननोन है और इक्वेशन सिर्फ एक ही दे रखी है। लेकिन ऐसा नहीं, ये सॉल्व होता है। कैसे सॉल्व होता है इस बारे में बात करते हैं हम। हर एक वेरिएबल के लिए 4-5 चॉइस है। ये जो भी x है वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो मल्टीनोमियल थ्योरम में क्या करते हैं, दिस इज नोन एज मल्टीनोमियल थ्योरम। ये थोड़ा सा लेंदी है लेकिन फिर भी सीखना ज़रूरी है। अच्छा, काफ़ी लोग कंपटीशन में ये देख के प्रिपरेशन करते हैं क्या इम्पॉर्टेंट है और क्या अनइम्पॉर्टेंट है। लेकिन एक चीज़ हम बता देना चाहते हैं, कंपटीशन में नॉलेज से ऊपर कॉन्फिडेंस होता है। और कॉन्फिडेंस तभी आएगा हमें जब हर एक चीज़ पता हो। 90% लोग नहीं सेलेक्ट होने वाले होते हैं, तो ऐसे ही किसी क्राइटेरिया में प्रिपरेशन करते हैं कि ये आता है ये नहीं आता है, तो ऑब्वियसली वो 90% का सिलेक्शन नहीं होता है। तो उसके लिए हमें कॉन्फिडेंस चाहिए होता है और कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब हमें हर एक चीज़ पता होगी। और कंपटीशन में इसके अलावा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि लाइक सपोज कर लो ये क्वेश्चन आ गया, पूछ लिया गया, वो हमें पता ही नहीं है ये कैसे सॉल्व होता है, हम किसी और मेथड से कर रहे हैं। या अगर हमें पता है ये कैसे सॉल्व होता है और ये पता है कि ये बहुत लेंदी है, तो हम उसको छोड़ सकते हैं उसी टाइम पे। तो कंपटीशन में ये चीज़ जानना तो इम्पोर्टेंट है ही कि क्या करना है
और ये भी जानना उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हाँ ये इस टाइप का क्वेश्चन है तो ये नहीं करना है, लेकिन ये तभी आएगा जब थ्रू आउट पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छी मास्टरी होगी उसमें। तो मल्टीनोमियल थ्योरम इसको बोलते हैं। कैसे सॉल्व करा जाता है? हर एक वेरिएबल के लिए एक नाम ले लेते हैं टी। एक्स स्टार्ट हो रहा है 0 से, तो टी की पावर 0, टी की पावर 1, टी की पावर 2, टी की पावर 3, टी की पावर 4 तक जा रहा है। एंड साथ में इस y मतलब शिल्पी को y नोट्स मिल रहे हैं, एंड मतलब मल्टीप्लाई करना, तो टी टू द पावर 0, टी की पावर 1, ये भी टी की पावर 4 तक जाएगा। एंड ट्विंकल को भी z नोट मिल रहे हैं और z की भी लोअर लिमिट क्या होगी? 0 एंड अपर लिमिट होगी 4। तो इसमें भी इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें हम ओवरऑल निकाल लेंगे कोएफिशिएंट ऑफ टी की पावर 4। ओके, तो इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, जैसे कि टी की पावर 0 का मतलब क्या हुआ? टी की पावर 0 का मतलब ये हुआ कि विशेष को 0 नोट मिले, शिल्पी को 0 नोट मिले, हमें टी की पावर 4 निकालना है, तो ऑब्वियसली अब हमें टी की पावर ट्विंकल को 4 नोट देने पड़ेंगे, मतलब टी की पावर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो एक केस ले लेते हैं कि विशेष को 1 नोट मिला, शिल्पी को 1 नोट मिला, तो टोटल 2 हो गए। तो यहाँ पे ट्विंकल के लिए हमें स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा, टी स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से जितनी बार टी की पावर 4 आएगा उतने ही नंबर ऑफ टाइम्स हम ये चीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो दिस इज इक्वलेंट टू कोएफिशिएंट ऑफ टी टू द पावर 4 इन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब प्लस टी की पावर 4 होल क्यूब। अच्छा, यहाँ पे एक ट्रिक होती है, जिसका भी हमें कोफिशिएंट बताना है, मान लो टी की पावर 4 का कोफिशिएंट बताना है, और यहाँ पे सीरीज में ये जो पावर जा रही है वो टी की पावर 4 या टी की पावर 4 से बड़ी हो जाए, टी की पावर 4 या टी की पावर 4 से बड़ी हो जाए, तो उस केस में यार समझ रहे हो, जैसे यहाँ पे टी की पावर 4 का कोफिशिएंट निकालना है और यहाँ पे पावर टी की पावर 4 तक जा रही है, ठीक है। अगर टी की पावर 4 तक जा रही है तो ये जीपी है, इस जीपी को हम इनफाइनाइट तक ले जा सकते हैं। ये एक ट्रिक है, क्योंकि इनफाइनाइट जीपी का सम आसान होता है, फाइनाइट जीपी का सम थोड़ा सा टिपिकल होता है। इनफाइनाइट जीपी का सम लाइक a अपॉन 1 माइनस आर होता है, और फाइनाइट जीपी का सम 1 माइनस आर टू द पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। ये थोड़ा सा टिपिकल होता है। तो इनफाइनाइट जीपी अगर ऐसे केस में बन जाती तो काफ़ी आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। तो फिर से देख लो एक बार, अगर कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर 4, यहाँ पे जो पावर हाईएस्ट पावर जा रही है टी की पावर 4 के इक्विवेलेंट है या उससे ज़्यादा है, लाइक टी की पावर 5 होता, टी की पावर 6 तक जाता, तो इस सीरीज को हम इनफाइनाइट तक ले जा सकते हैं। लेकिन अगर यही टी की पावर 4 का कोफिशिएंट निकालना है और सीरीज सिर्फ यहाँ तक होती, टी क्यूब तक, तब ऐसा नहीं करते, तब हमें फाइनाइट जीपी का ही सम लगाना होता। तो नाउ दिस इज कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर 4, ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो 3। नाउ दिस इज कमिंग टू दी कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर 4 इन 1 माइनस टी की पावर माइनस 3। अब यहाँ पे बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स का कंसेप्ट यूज होता है, जिसको नहीं आती है बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो। यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखना है हमें, कोफिशिएंट ऑफ x to the power r in 1 minus x to the power minus n, where n is a natural number, minus n is not, n is a natural number। तो ये कोफिशिएंट आता है n plus r minus 1 cr। n is a natural number, like ये -4 हो जाए तो 4 is a natural number। तो यहाँ पे अगर हम ये चीज़ लगाएं तो n हो गया यहाँ पे 3, r हो गया 4, -1 cr, तो दिस इज 6c4, या इसको बोल सकते हैं 6c2, 6c4 या फिर 6c2, एंड 6c2 इज 6 into 5 divided by 2, 6c2 is
6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 दैट इज 15। तो जैसा ऊपर देखा था हम लोगों ने मैनुअली इस तरह से काउंट कर रहे थे बना बना के, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पॉसिबल नहीं है, तो उसमें भी 15 वेज आ रहे थे। ओके, अब ये फॉर्मूला हमें याद कर लेना है, क्या फॉर्मूला है, और एक ही फॉर्मूला याद करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले में भी बड़ा कंफ्यूजन रहता है, सी आर। तो अगर n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को r ग्रुप्स में बांटना है, ब्लैंक ग्रुप्स आर अलाउड, जिसको ऐसे बोल सकते हैं कि तुम्हारे पास सपोज कर लो क्वेश्चन करते हैं हम लोग, हम एक रिलीजियस प्लेस पे गए और मेरे पास 10 ब्लैंकेट्स और वहाँ पे 5 बेगर्स हैं। हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब किसी को भी कितना दे सकते हैं। और इमेजिन करो यार, अगर कभी किसी टेंपल वगैरह में जाते हो तो ऐसा नहीं होता है हमारे पास कि हम जितने वहाँ 100 बेगर्स बैठे हैं तो सबको देना ज़रूरी है। ठीक है, तो कई चीज़ें बड़ी प्रैक्टिकली हमें समझनी होगी, लेकिन फिर भी मान लो एग्जामिनर ने दे दिया कि किसी भी बेगर को 0 अलाउड है, तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगाओ, दिस इज n, n इज 10, r इज नंबर ऑफ बेगर्स। और जब ये फॉर्मूला लगाते हैं तो देख रहे हो सारे केसेस अपने आप ही काउंट हो जाते हैं, मतलब यहाँ ऑर्डर अपने आप ही आ जाता है। तो n प्लस r माइनस 1 सी आर, तो दैट इज 14c5। सीधे सीधे आंसर आ गया, इतना मेथड करने की जरूरत नहीं है। या फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन करते हैं, इसको हम बाय द वे ये इसका प्रूफ फिर से यहाँ पे दिख रहा है, इसको देख सकते हो तुम लोग। n चीज़ें r लोगों में बांटनी है और किसी को 0 भी अलाउड है, तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, मैक्सिमम किसी को कितना दे सकते हैं, x की पावर n, और ये कितने बार आएगा, r1। तो ये कैलकुलेशन है पूरा, ठीक है, इसको देखा जा सकता है। और फॉर्मूला बेटर रहेगा कि एक फॉर्मूला याद रखें, n प्लस r माइनस 1 सी आर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल करते हैं इस पर। हमारे पास 12 आइडेंटिकल बॉल्स, ओके, और 4 बॉक्सेस हैं डिफरेंट। इफ एम्प्टी बॉक्स इज अलाउड, अगर एम्प्टी बॉक्स अलाउड है तो कितने तरह से 12 बॉल्स को 4 बॉक्सेस में रखा जा सकता है। तो दिस इज n, दिस इज r, सीधे सीधे फॉर्मूला पता है हमें, n प्लस r माइनस 1 सी आर, ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे, n प्लस r माइनस 1 सी आर। और बेटर रहेगा कि अभी याद कर लो इसको, बाद में कुछ भी नहीं होता है, जो होता है सब अभी होता है। तो दिस इज 15c4, सिंपल आंसर। व्हेन एम्प्टी बॉक्स आर अलाउड, मतलब किसी को हम कितना भी दे सकते हैं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगी है। तो आई थिंक ये याद हो गया होगा। तो n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को r लोगों में बांटना है या r ग्रुप्स में बांटना है, तो यहाँ पे डिवीजन करने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन अपने आप हो जाता है। मतलब तुम्हें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, r लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए r फैक्टोरियल नहीं करना है, मल्टीनोमियल में वो चीज़ अपने आप हो जाती है। ओके, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रहेगा, नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट, let's say n apples, n identical things, apples, to r boys, when we can give any number of apples to anyone, मतलब empty boys are allowed। तो सिंपली क्या फॉर्मूला हो गया, n प्लस r माइनस 1 सी आर। ओके, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे डिवीजन और साथ में डिस्ट्रीब्यूशन अपने आप हो जाता है, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स व्हेन एम्प्टी बॉक्सेस आर अलाउड, मतलब किसी बॉय को हम कुछ भी ना दें तो चल जाएगा। इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव सोल्यूशन, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव सोल्यूशन। जैसे कि सपोज कर लो, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। इस तरह क्वेश्चन अक्सर पूछे गए हैं कई एग्जाम्स में।
like A plus B plus C plus D, sorry, plus D is equal to 9. ABCD are whole number. ABCD are whole number. whole number क्या होते हैं? ABCD are whole number. whole number मतलब जीरो, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। इसके नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन पूछेंगे, तो इसको देखो, ये हो गए टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स n, 4 लोगों में बांट रहे हैं r, तो सिंपली आंसर क्या आ गया? n प्लस r माइनस 1 CR, तो दैट इज 9 4 13, सीधे सीधे आंसर आ गया। हमें ये सब ऊपर पूरा प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं, सीधे सीधे आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। द नंबर ऑफ वेज इन विच एन आइडेंटिकल आइटम्स डिवाइडेड इनटू आर ग्रुप्स सच दैट ब्लैंक ग्रुप्स आर नॉट अलाउड। तो ये फॉर्मूला याद कर लो अच्छे से। ये कैसे सॉल्व होता है, एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। जैसे कि हमने बोला कि वी हैव, लेट्स से 10 एप्पल्स, ओके, और ये डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 4 बॉयज में, 4 चिल्ड्रंस में, ठीक है। एवरी वन गेट एटलीस्ट 1 एप्पल, एटलीस्ट 1 एप्पल, ओके। तो 4 बॉयज, ऑब्वियसली चारों बॉयज डिफरेंट होंगे, B1 B2 B3। अब हम उन बॉयज़ की जगह होते, हम उन चिल्ड्रंस की जगह होते, तो डिपेंड करता था कि क्या फ़र्क पड़ता कि हमें कितने मिले, ओके। लेट्स से B1 बॉय को X एप्पल मिले, देन B2 को Y, देन B3 को Z, देन B4 को U एप्पल मिले, एंड सम आना चाहिए 10 एप्पल। कुछ भी हमें अपने पास नहीं रखना है, सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना है। और ध्यान से देखो कैसे हम लिमिट्स लिखते हैं। मान लो X है, X Y Z जितने भी हैं सब 1 से बड़े होंगे, ओके। अब यहाँ पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट भी निकालनी होती है। देखो अपर लिमिट कैसे आती है, किसी वेरिएबल की अपर लिमिट कैसे आएगी? मिनिमम एक एप्पल तो देना ही देना है, तो किसी भी एक वेरिएबल को तुम मैक्सिमम 7 एप्पल दे सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। मैक्सिमम कितने दे सकते हैं? 7। मिनिमम कितने दे सकते हैं? 1, ओके। तो ये अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट हो गई। तो अब हम पुराना कंसेप्ट देख रहे हो मल्टीनोमियल का, कोफिशिएंट ऑफ क्या निकालना है? t टू द पावर 10 इन, अब जो लिमिट है, मतलब अपर लिमिट है 1 है, t स्क्वायर t क्यूब t टू द पावर 7 एंड होल टू द पावर 4। ऐसे 4 बनेंगे क्योंकि 4 वेरिएबल है x y z u, तो ऐसे 4 एक्सप्रेशन आएंगे। अब करना क्या होता है, यहाँ से t कॉमन ले लो, ये t कॉमन ले लो तो बाहर आ जाएगा t की पावर 4। तो कोफिशिएंट ऑफ t की पावर 4 बाहर आएगा जब, तो ये बन जाएगा t टू द पावर 6 इन 1 प्लस t प्लस t स्क्वायर से लेके t कॉमन लिया है तो ये बन जाएगा t की पावर 6। अब फिर से वही ट्रिक, अगर हमें कोफिशिएंट ऑफ t की पावर 6 निकालना है और ये पावर 6 तक जाए या 7 तक जाए या 8 तक जाए, 6 या 6 से ज़्यादा आ जाए, तो इस सीरीज़ को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनफाइनाइट जीपी में, और जो कि क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाएगा। 1 प्लस टी स्क्वायर टी, सॉरी इनफाइनाइट तक, ये सीरीज़ कहाँ तक जाएगी? इनफाइनाइट तक। तो नाउ कोफिशिएंट ऑफ t टू द पावर 6 इन, ये सीरीज क्या बन रही है? दिस इज, ये पावर 4 है, दिस इज 1/1 माइनस टी टू द पावर 4। तो नाउ दिस बिकम 1 माइनस टी टू द पावर माइनस 4। अब देखो n हो गया 6, r हो गया 4। अब फॉर्मूला मेरे ख्याल से याद हो जाना चाहिए, n प्लस r माइनस 1 CR, 9C4 is same as 9C5, ठीक है।
तो यहाँ पे देख रहे हो फॉर्मूला क्या बन रहा है, n आइडेंटिकल आइटम्स हैं दैट कैन बी डिवाइडेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू R group when blank groups are not allowed, that is n minus 1 CR minus 1। पहले क्या था, जब ब्लैंक ग्रुप्स अलाउड थे तो n प्लस आर माइनस वन सी आर था फॉर्मूला, क्या था, n प्लस आर माइनस वन सी आर। और जब ब्लैंक ग्रुप्स अलाउड नहीं है, व्हेन कोशिश करोगे तो अभी याद हो जाएगा, ब्लैंक्स ग्रुप्स नॉट अलाउड n minus 1 CR minus 1 when blank groups are allowed, that is n plus r minus 1 CR। अच्छा, जैसे कि इसका आगे देखेंगे प्रॉबिलिटी वगैरह में भी यूज़ होगा। जैसे कि मान लो हम लखनऊ से मुंबई जा रहे हैं बाई ट्रेन, लखनऊ से मुंबई जा रहे हैं बाय ट्रेन, इस बात को समझने की कोशिश करना। और ट्रेन को किसी 3 स्टॉपेज पे रुकना है, बीच में बहुत सारे स्टेशन आएंगे, मेरे ख्याल से सैकड़ों स्टेशन आएंगे, लेकिन उसका स्टॉप 3 स्टेशन पे ही है। तो इस बात को समझने की कोशिश करना, इसको क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करेंगे। तो जिन स्टेशन पे हम रुकते हैं, मान लो लेट्स से हम रुके कानपुर में रुके, या आगे इलाहाबाद में रुके, या जो भी बीच में स्टेशन आता है, जिन स्टेशन पे हम रुकते हैं वो तो हमें पता है, वो हमें पता चलते हैं, मतलब वो डिफरेंट है। लेकिन बीच में 10 स्टेशन छूट गए, यहाँ 15 स्टेशन छूट गए, यहाँ 50 स्टेशन छूट गए, तो जो छूट गए, तो जितने स्टेशन छूट गए जहाँ पे ट्रेन नहीं रुकी, दीज आर आइडेंटिकल स्टेशन। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, इसका यूज़ अभी आगे प्रोबेबिलिटी वगैरह में होगा। तो सेकेंड, व्हेन ब्लैंक ग्रुप्स आर नॉट अलाउड, तो ये देख रहे हो ये पावर x से स्टार्ट हो रहा है, x की पावर 0 से नहीं, x की पावर 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स यूज़ करके इसका कोफिशिएंट निकाल लेते हैं। तो ये आता है n माइनस 1 CR माइनस 1। अब नेक्स्ट बात करते हैं, मल्टीनोमियल में जब कुछ कंडीशन लगा दी जाए तब ये बड़ा लेंदी हो जाता है क्वेश्चन, और हम सजेस्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव में मत करना है क्वेश्चन, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव में मेरा जो एक्सपीरियंस है, अगर आधे पेज से ज़्यादा सॉल्व हो रहा है तो फिर वो कॉन्फिडेंस जाने लगता है, प्रेशर बढ़ने लगता है, और आंसर आने के चांसेस रिड्यूस होने लग जाते हैं। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करना रिकमेंड नहीं किया जाएगा ऑब्जेक्टिव पेपर में। हाँ, अनटिल अनलेस वो सेम क्वेश्चन तुमने देखा है और उसका आंसर याद है, तो ऑब्वियसली तो फिर जितना बड़ा भी क्वेश्चन कर सकते हो, आंसर ही टिक करना है। ये कुछ ऐसी चीज़ हो गई कि हमारे पास 10 एप्पल हैं और 4 बॉयज़ में बांटने, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ हम लोग देख रहे हैं, हो सकता है डेटा मैच ना करे, लेकिन एग्जाम्पल समझने की कोशिश करना। मतलब पहले बॉय को मान लो ये 10 की जगह 20 है, कुछ ऐसी कंडीशन लगा दी, पहले बॉय को मिनिमम 3 देने हैं, मतलब जो भी एप्पल देने हैं मिनिमम 3, मैक्सिमम 5, मैक्सिमम 10। दूसरे बॉय को मिनिमम 2, मैक्सिमम 12। तीसरे बॉय को Z, मैक्सिमम 5, मिनिमम 0। चौथे बॉय को U, एप्पल दे रहे हैं, मैक्सिमम 17, मिनिमम 5। तो ये बड़ा टेढ़ा क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत बड़ा एक्सप्रेशन बनता है यहाँ पे, वो सॉल्व करना फिर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और ये बात बताना इसलिए ज़रूरी था कि हम एटलीस्ट क्वेश्चन को पहचान तो पाएँ कि ये मल्टीनोमियल क्वेश्चन है और बहुत बड़ा होता है। हम सोचेंगे किसी और तरह सॉल्व होता है, नेसेसरी टाइम वेस्ट होगा, किसी और मेथड से करोगे और सॉल्व होगा भी नहीं, अगर हो भी जाएगा तो आंसर गलत आएगा। तो यहाँ पे देखो थर्ड पॉइंट में क्या बोला गया था, नंबर ऑफ वेज इन विच n आइडेंटिकल आइटम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू R ग्रुप्स so that no group contain less than m items and more than k items। मतलब जितने भी x1 x2 x3 R ग्रुप में मिल रहे हैं, R ग्रुप्स हैं तो x1 x2 x3 xr, लास्ट ग्रुप में मान लो xr ऑब्जेक्ट आ गया, एंड इट्स सम इज n। जितने भी x1 x2 x3 xr हैं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू k है, नॉट
एंड मोर देन के, लेस देन एम, एंड लेस देन एम मतलब m से छोटा होगा, लेस देन m एंड मोर देन k, और इक्वलिटी नहीं लगी x1 x2 x3 xr, इसका मतलब ये इक्वलिटी बनेगी m-1 में और इधर बनेगी k+1। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाता है, हम रिकमेंड करेंगे कि इसको मत ही करना एग्जाम में। अगर इस कैटेगरी किसी क्वेश्चन का आंसर याद है तब तो सही है, अदरवाइज नहीं करने लायक क्वेश्चन। तो इस तरह से पूरा एक्सप्रेशन बनता है, इसमें कोफिशिएंट निकाला जाता है x⁻m से लेके x⁻k तक। जो क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन है मेरे ख्याल से वो ये है कि इक्वलिटी लगा रहे हैं, ठीक है, तभी x⁻m से लेके x⁻k तक जाएगा ये एक्सप्रेशन। तो इसमें कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे ये फाइनाइट जीपी बनती है, इसका कैलकुलेशन देख सकते हो, कैलकुलेशन बाय द वे यहाँ पे है नहीं, तो ये समझ लो कि ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है कैटेगरी का। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 आइडेंटिकल बॉल्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 boxes so that no box is empty and each box being large enough to accommodate all balls। तो ये बात वाला सेंटेंस नहीं भी दिया जाता, तो ये हमारी टेंशन है नहीं कि बॉक्स में बॉल आ पा रही कि नहीं आ पा रही है। नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी, नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी मतलब n-1 CR-1, n is 5 -1 3 -1 that is 4 C2, simply 6 is the answer। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। अब देखो ये कैटेगरी भी थोड़ी खतरनाक कैटेगरी है, इस तरह की इक्वेशन बन जाती हैं। और नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन मतलब जितने भी xi हैं वो होल नंबर, ज़ीरो अलाउड। अब देखो यहाँ पे चेंज कर दिया 4x4, अच्छा इसका मतलब ये हो गया, इसको तुम ऐसे बोल सकते हो कि 4 बॉयज़ b1 b2 b3 b4, ठीक है। अब हम एप्पल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और ये कंडीशन लगा दी कि जितने एप्पल, मतलब जो B4 को एप्पल दिए जाएंगे वो हमेशा 4 के मल्टीपल में दिए जाएंगे, या तो 0 दे सकते हैं या 4 दे सकते हैं या 8 दे सकते हैं या एंड सो ऑन, इसके मल्टीपल में 1 2 3 5 7 इतने एप्पल नहीं दिए जा सकते, हमेशा फोर्थ बॉय को 4 के मल्टीपल में एप्पल देने हैं। तो ये भी बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, टाइप समझ में आना चाहिए। कैसे आएगा ये देखो जरा ध्यान से, किस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं, एक बार देखना ज़रूरी है। द टोटल नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, कितना सम आ रहा है x⁻20। ये 3 वेरिएबल एक जैसे हैं, x1 से लेके x3 तक, ये स्टार्ट हो रहे हैं कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 20 तक। नॉन नेगेटिव है तो किसी को 20 एप्पल दे दिए तो बाकी सबको 0 0 0 मिल जाएंगे। तो देख रहे हो 3 एक्सप्रेशन के लिए पावर क्यूब आ रही है और ये कहाँ तक जाएगा, x⁻20 तक जाएगा। और अगर x⁻20 तक जा रहा है तो उसको तुम इन्फाइनाइट तक ले जा सकते हो। अब ये कहाँ तक जा रहा है, चौथे बॉय को 0 एप्पल मिल सकता है, मतलब x⁻0, 4 एप्पल मिल सकता है, 8 एप्पल मिल सकता है, 16 एप्पल मिल सकते हैं और 20 भी मिल सकते हैं। 20 भी मिल सकते हैं मतलब यहाँ x⁻20 आएगा तब 20 मिलेंगे जब पहले 3 बॉयज़ को कोई भी एप्पल ना मिले। तो इस वजह से इस सीरीज़ को भी हमने इन्फाइनाइट तक ले गए, बिकॉज हमें कोफिशिएंट ऑफ x⁻20 चाहिए और ये कहाँ तक जा रहा है, x⁻20 तक जा रहा है, तो इस वजह से सीरीज़ इन्फाइनाइट तक ले गए। तो ये देख रहे हो इस सीरीज़ का सम क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, ये सीरीज़ क्या हो गई, फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो x⁻4 है और इन्फाइनाइट जीपी है। तो अब यहाँ पे जब 2 एक्सप्रेशन आ गए तो फिर कैलकुलेशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसको हमने ऊपर लिया है तो ये दोनों ये बन गए। इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स में सॉल्व करोगे तो वहाँ से प्रैक्टिस बन जाती है। बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स के अकॉर्डिंग हमने इस सीरीज़ को तो ऐसे ही रखा। ये जो सीरीज़ है 1 माइनस अल्फ़ा की पावर -1 दैट इज़ 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा क्यूब प्लस अल्फ़ा की पावर 4
इन्फाइनाइट तक जाती है। तो इस सीरीज में अगर हम ऑब्जर्व करें 1 माइनस एक्स की पावर 4 माइनस 1 को, तो अल्फा की जगह एक्स की पावर 4 रख दो तो ये सीरीज बन गई। हमें चाहिए क्या, एक्स की पावर 20 का कोफिशिएंट चाहिए, तो ये थोड़ा सा लेंदी होगा, थोड़ा सा क्या काफ़ी लेंदी होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑब्जेक्टिव में टाइम का प्रेशर बहुत रहता है। पहले हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई करा, तो हम इसके अंदर निकालेंगे एक्स की पावर 20 कोफिशिएंट, ठीक है। अब इसके बाद हमने एक्स की पावर 4 से जब मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ का हर एक टर्म एक्स की पावर 4 से मल्टीप्लाई होगा, तब हमें यहाँ पे निकालना होगा एक्स की पावर 16 का कोफिशिएंट। जब ये एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई होगा एक्स की पावर 12 से, तो आप समझ रहे होगे यहाँ पे किसका कोफिशिएंट निकालना होगा, एक्स की पावर 12 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की पावर 8 का कोफिशिएंट निकालना होगा। दिस इज एक्स टू द पावर 8, ओके। व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड टू एक्स टू द पावर 16, तो हमें निकालना होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4 इन 1 माइनस एक्स टू द पावर -3 में। और जब ये मल्टीप्लाई होगा एक्स की पावर 20 से, तो 20 ऑलरेडी है, तो एक्स की पावर 0 कोफिशिएंट निकालना होगा, जो कि लास्ट टर्म दिख रहा है तुम्हें, इन 1 माइनस एक्स टू द पावर -3। तो बाय द वे इसका तो फॉर्मूला पता ही है, एक्स की पावर 20 का कोफिशिएंट यहाँ पे निकालना है, तो n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1 करो, n प्लस आर माइनस 1 सी आर कर लो, छोटा फॉर्मूला है तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे एक्स की पावर 20 कोफिशिएंट निकालना है, तो ये आ गया, ये और ये इक्विवेलेंट होते हैं, बिकॉज एन सी एन माइनस आर के बराबर होता है। यहाँ पे एक्स की पावर 16 कोफिशिएंट ये आ गया, एक्स की पावर 8 का कोफिशिएंट ये आ गया, सॉरी 8, ये 8 भूल गए थे, 8 में ये 12 भी आएगा, और फिर उसके बाद 12 के बाद 8 आएगा, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 8 भी आएगा, 8 के बाद 4 आएगा। तो समझ रहे हो ये काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, तो एक बार देख सकते हो उसको कैसे सॉल्व किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, इस तरह की सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे दी x1 x2 x3, हाउ मेनी इंटीग्रल सॉल्यूशन, यहाँ पे होल नंबर अलाउड है, मतलब जितने भी xi हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हैं। पहली इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये, इन दोनों के कॉमन सोल्यूशन, मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन के सोल्यूशन बताना है। तो देख रहे हो x1 x2 x3 यहाँ पे भी आ रहा है, x1 x2 x3 यहाँ पे भी आ रहा है। तो फर्स्ट इक्वेशन ये, सेकेंड इक्वेशन ये, नाम डिफरेंट कर लेते हैं, फर्स्ट माइनस सेकेंड कर लिया, तो देख रहे हो ये फर्स्ट माइनस सेकेंड पे ये आएगी इक्वेशन, और सेकेंड इक्वेशन ये हो गई हमारी, प्लस इज इक्वल टू 5। चूंकि होल नंबर अलाउड है और सिस्टम ऑफ इक्वेशन का मतलब ये होता है इसका भी सोल्यूशन एंड इसका भी सोल्यूशन, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन इन टर्म्स ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे क्या है, n है 15, r क्या है 2, तो इसमें सोल्यूशन क्या है, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1, यहाँ पे n क्या है 5, r क्या है 3, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1, दिस इज द आंसर, ओके। तो ये आंसर हो गया। तो ये कैटेगरी याद रखना, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो एटलीस्ट हमें पता तो हो यहाँ करना क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन दिस 1 से 10 टू द पावर 6 हैव सम ऑफ देयर डिजिट इज 18। अगर ये नहीं पता है किसी को, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ये होता है कि डाउट बड़ा रहता है कि लग रहा है कर लेंगे क्वेश्चन, और उस चक्कर में बहुत समय बर्बाद होता है। तो एटलीस्ट हम आइडेंटिफाई तो कर पाए क्वेश्चंस को कि क्वेश्चन मल्टीनोमियल थ्योरम का है। इसके बीच में जो भी नंबर आएंगे 1 से लेके 10 टू द पावर 6 तक, उसको हमने कैसे अज्यूम कर लिया, लाइक 6 डिजिट नंबर ले लिया, x6 x5 x4 x3 x2 x1, ओके। ये 6 डिजिट नंबर हो गया, और हम चूंकि डिजिट्स बनाने में हम यहाँ 0 अलाउ कर देंगे, यहाँ भी 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 0 अलाउ कर देंगे, यहाँ पे भी 0 अलाउ कर देंगे, और यहाँ पे भी 0 अलाउ कर देंगे। और बाय द वे सब जगह अगर 0 आ भी गया तो सम ऑफ डिजिट 0 ही आएगी, तो हमारे क्वेश्चन पे उसका फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है, वो नंबर इंक्लूडेड नहीं होगा।
इन नंबर्स में, लेकिन सम ऑफ डिजिट ज़ीरो ही आएगी, तो इनमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम अगर मान लो 3 जगह या 4 जगह ज़ीरो अलाउ कर दें तो अब ये 2 डिजिट नंबर बन सकता है इससे। तो देखो n एक नंबर ले लिया हमने x6 से लेके x1 तक, be a number between 1 से 10 to the power 6, x1 x2 x3 x6 are digit at ones, tens and 100, 1000 places। जितने भी x1 x2 x3 हैं उसमें सारे नंबर अलाउ कर दिए, 0 से लेके n तक, 9 तक, x1 से लेके x6 तक। द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ n इज द नंबर ऑफ सोल्यूशन। जब इन डिजिट्स का सम कितना आ जाए, 18 आ जाए, इन डिजिट्स का सम कितना आ जाए, 18 आ जाए। अब देखो x1 के लिए कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 0 1 2, x1 क्या क्या वैल्यू ले सकता है, 9 तक, और ऐसे कितना एक्सप्रेशन है, 6। तो यही चीज़ यहाँ पे करेगी, x की पावर 18 का कोफिशिएंट इसमें। अब देखो यहाँ प्रॉब्लम आएगी, यहाँ प्रॉब्लम क्या आएगी, क्योंकि x की पावर 18 है और यहाँ पे सीरीज जा रही है 9 तक, तो इसको तुम इनफाइनाइट तक नहीं ले जा सकते, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फाइनाइट जीपी ही होगी। फाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो की पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। तो ये जो फाइनाइट जीपी है, इट्स फर्स्ट टर्म इज 1 माइनस कॉमन रेशियो की पावर, कॉमन रेशियो की पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का खास ध्यान रखना, ये 10 टर्म है, 0 से लेकर 9 तक कितने नंबर होंगे, 10, अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो टू द पावर 6। ओके, तो ये यहाँ पे बन गया इस तरह से, x की पावर -6 यहाँ पे आ गया। फिर से वही पुराना वाला कंसेप्ट, अल्फा की जगह x की पावर 10 रख देना, तो देख सकते हो नीचे हमें x की पावर 18 चाहिए, तो अल्फा की जगह x की पावर 10 रखेंगे। एक बार हम करके दिखा देते हैं यहाँ पे। ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर 10 प्लस एक्स टू द पावर 20, पावर बढ़ती जाएगी, स्क्वायर क्यूब, 1 माइनस एक्स टू द पावर -6। एक बार हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से, तो यहाँ पे आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 18 इन 1 माइनस एक्स टू द पावर -6। और ध्यान से देखो, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम x की पावर 10 से, और हमें चाहिए क्या, x की पावर 18 का कोफिशिएंट, किसका कोफिशिएंट चाहिए, x की पावर 18 का कोफिशिएंट चाहिए। तो x की पावर 10 से जब मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ क्या लिखना होगा, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 8 इन 1 माइनस एक्स टू द पावर -6। तो इसमें देखो n है 6, n प्लस r -1 सी आर, यहाँ पे n है 6 प्लस r -1 सी आर, दोनों को काउंट कर लेना, आंसर आ जाएगा सही। तो आई थिंक ये टाइप ऑफ क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। इस तरह से एक क्वेश्चन और भी बनता है, उसको देख सकते हो, यहाँ पे सोल्यूशन करा गया है। थ्री 6 फेस डाइस आर थ्रोन टुगेदर। ठीक है, डाइस में एक्चुअल में जो नंबर डाइस में आना, कई सारे डाइस में आना का सम या मार्क्स हमें मिलते हैं, या मान लो हम 3-4 तरह काम करते हैं और ऑल टुगेदर हमारी 50,000 इनकम है, तो फिर जब एक्सपेंडिचर करने जाते हैं तो ये बात मैटर नहीं करती कि हम कहाँ से, मतलब कौन से प्रोफेशन से 10,000 लाए, कौन से प्रोफेशन से 15,000 लाए, कौन से 5 लाए, कौन से नेक्स्ट 10 लाए, एंड सो ऑन। मतलब ये जो सम जिनसे बनता है वो नंबर एक एक रुपये आइडेंटिकल होता है। हमें ओवरऑल अगर कोई चीज़ 10 रुपये की, तो 10 रुपये चाहिए। अब ये कोई नहीं पूछता है कि इसमें से 5 रुपये कहाँ से लाए और 2 रुपये कहाँ से लाए, मीन्स वो एवरी सिंगल रुपीज आइडेंटिकल। तो उसी तरह से जब 6 डाई थ्रो करते हैं, तो जो सम आएगा, पहले पे 1 आया, दूसरे पे 2 आया, सम ऑल टुगेदर में 7 चाहिए। पहले डाइस पे x1, दूसरे डाइस पे x2, तीसरे डाइस पे x3, सम 7 चाहिए। और एक चीज़ हमें पता है कि जितने भी डाइस होते हैं, मैक्सिमम 6 और मिनिमम 1 आएगा। ओके, तो अब आई थिंक ये क्वेश्चन पढ़ोगे तो बात समझ में आएगी कि मल्टीनोमियल का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें ऐसा करना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ t टू द पावर 7 इन, कहाँ से स्टार्ट करें, t की पावर 1, t का स्क्वायर, t का क्यूब से लेके
टी की पावर 6 तक। और ये कितने वैल्यूज हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे क्या कर दो क्यूब। अब देखो यहाँ से पहले टी कॉमन ले लो। अच्छा, इसको इनफाइनाइट तक नहीं ले सकते बिकॉज पावर 7 है और 6 तक जा रहा है। अगर टी कॉमन लोगे तो बाहर आ जाएगा टी क्यूब, और बाहर अगर टी क्यूब आ गया तो दिस इज कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर 4 इन 1 प्लस टी स्क्वायर से लेके कहाँ तक चले जाएं इसको हम, टी की पावर 5 तक। अब आसान हो गया। अब ये कोफिशिएंट निकलना है टी की पावर 5 तक, और ये टी की पावर 4 का, और ये जा रहा है टी की पावर 5 तक। तो इस सीरीज़ को हम इनफाइनाइट तक ले जा सकते हैं, और इस सीरीज़ को जब हम इनफाइनाइट तक ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस टी की पावर -3। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर 4 इन दिस n है तुम्हारा 3 प्लस r -1 CR, तो 6C4 दैट इज 6C2, और 6C2 अभी निकाला था 15 आ रहा था। ओके, तो अब कुछ आइडिया लगा होगा कि मल्टीनोमियल आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करा जाता है विथ यूजिंग मल्टीनोमियल। एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं तो आई थिंक फाइनल हो जाएगा ये। हमारे पास 16 रुपीज़ हैं, 4 लोगों में बांटने, ऑब्वियसली ये डिफरेंट लोगों में ही बांटा जाता है। व्हेन नन ऑफ देम गेट लेस देन 3 रुपीज़। ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं इसको फिर से फाइनली। इनको x रुपये मिले, इनको y मिले, इनको z मिले, इनको u मिले, और सम आना चाहिए कितना, 16। सम मस्ट बी 16। ठीक है, और नन ऑफ देम गॉट लेस देन 3 रुपीज़, मतलब इस जितने भी वेरिएबल हैं ये 3 या 3 से बड़े होने चाहिए। अब देखो अपर लिमिट कैसे निकालते हैं, 3 लोगों को 3 रुपीज़ दे दो, 3 कितने रुपीज़ कंज्यूम हो गया, 9। इसको कितने मैक्स समझ सकते हैं, 7। तो किसी भी वेरिएबल की अपर लिमिट 7 होगी। क्या होगी, अपर लिमिट 7। तो देखो कैसे कर रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ t टू द पावर 16 इन t क्यूब, t की पावर 4, t की पावर 5 से लेके t की पावर 7 तक, और ये कितने लोगों में बांट रहे हैं, 4 लोगों में। तो ये एक्सप्रेशन कितने बार आएगा, 4 टाइम्स। टी क्यूब कॉमन ले लो यहाँ से। अगर हम यहाँ से टी क्यूब कॉमन लेते हैं, टी क्यूब कॉमन लेंगे, बाहर पावर 4 है तो बाहर आ जाएगा टी की पावर 12। क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस टी स्क्वायर से लेके टी क्यूब कॉमन लिया है टी की पावर 4 तक। ओके, टी की पावर 12 इससे सबट्रैक्ट कर दो, तो कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर 4 इन 1 प्लस टी स्क्वायर, और देख रहे हो टी की पावर 4 तक जा रहा है, और हमें भी कोफिशिएंट भी टी की पावर 4 तक निकालना है, तो उसको इनफाइनाइट तक ले जाओ। और यही हम चाहते भी थे, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से होना भी चाहिए। अगर ये फाइनाइट जीपी जा रही है तो फिर वो क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस टी टू द पावर -4 n प्लस r -1 CR 7C4 is 7C3, and 7C3 is 7 into 6 into 5 divided by 3 factorial, and that is 35. 3 factorial 6 से cancel हो जाएगा, 35 is the answer. तो B is the answer. तो कुछ समझ में आई होगी बात। नेक्स्ट देखते हैं, द नंबर ऑफ ऑर्डर। अच्छा, मल्टीनोमियल थ्योरम जब यूज करते हैं तो ऑर्डर अपने आप ही आ जाता है, 0 0 4 4 0 0। फर्स्ट एग्जांपल मेरे को याद करो, 0 4 0। पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर होना चाहिए। ओके, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो दिस इज 3 लोगों में 100 चीज़ें बांट रहे हैं, R इज 3, N इज 100 एप्पल बांट रहे हैं 3 चिल्ड्रन में, और सबको एटलीस्ट एक मिले। एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या हुआ, सबको एटलीस्ट एक मिले, मतलब एम्प्टी बॉक्सेस आर नॉट अलाउड, एम्प्टी ग्रुप आर नॉट अलाउड। तो फॉर्मूला क्या था, n-1 r-1। तो 100 - 1
C 3 minus 1 99 C2 NC2 होता है n minus 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल दैट इज 2। तो आई थिंक ये कैलकुलेट कर लेंगे 49। ये किया जा सकता है, ठीक है। तो अब आई थिंक एक बेसिक आइडिया हमें समझ में आ गया कि कहाँ मल्टीनोमियल थ्योरम लगता है। बेसिक मल्टीनोमियल क्लियर है। काफ़ी लोग इससे डरते हैं, लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं, इससे पूछे जाते हैं और देख रहे हो। अगर चीज़ें समझ में आ गई तो हमें पता है कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो विद इन सेकेंड आंसर आ जाएगा। ओके, दैट्स इट।